के शो में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 164 के तहत बयान रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के तहलका खेज इंकशाफात। साइफर ड्रामा बेनकाब। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी मुश्किलात में इजाफा, क्या उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दायर हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पूरी टाइम लाइन आज़म खान साहब के बयान में आ चुकी है, किस तरह से साइफर की साजिश बनाई गई और साजिश से किस तरह खेला गया, और इस बुनियाद के ऊपर आज पता चल चुका है कि ये एब्सोल्युटली नॉट गुलामी, नामंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारे बयानिए झूठे थे। हम तो शुरू से कह रहे थे, और आज आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आज़म के थे, उनका बयान सामने आ चुका है। इस बयान के मुताबिक डेट वाइज 8 मार्च 2022 को जब फॉरेन सेक्रेटरी ने आजम खान साहब को अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे एक मरासला सामने आया है, और इस मरासले का जिसका इस पहले 8 मार्च को आजम खान साहब कहते हैं कि उस वक्त के वजीर आजम को पहले से इल्म था, और उनको ये इल्म उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दिया था, यानी उनके इल्म में पहले से ये बात थी वजीर आजम के कि ऐसा कोई साइफर आ चुका है। आजम खान साहब को फॉरेन सेक्रेटरी ने इत्तला दी। उसके बाद 10 मार्च 2022 को वजीर आजम ने आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ये मरासला अपने पास ले लिया, यानी अपनी कस्टडी में ले लिया, जो कि वायलेशन थी रूल्स की और खिलाफ वर्जी, यानी कवायद और ज़वाबित और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सीक्रेट कोडेड डॉक्यूमेंट को अपनी तहवील में उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई ने अपने पास रख लिया। और इस पर यह भी उनकी रिएक्शन आया कि ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, जो अल्फाज उन्होंने 164 के बयान में लिखे हैं कि उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई ने यह कहा कि ये एक ब्लंडर हो गया अमेरिका की तरफ से, और हम इस बुनियाद के ऊपर लोगों के जहनों के साथ खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और एक विक्टिम कार्ड खेलकर एक बयानिया तश्कील देंगे कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है इसके पीछे अमेरिका है। और फिर ये पूरी साजिश बनाई गई और खेली भी गई, और जिस तरह हमने देखा कि इस बुनियाद के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट अपोजिशन लीडर्स को दिए गए। ये कहा गया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मुल्क की सालमियत या मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है, जो नो कॉन्फिडेंस मूव है इसके पीछे अमेरिका है। उस वक्त तक अमेरिका का नाम लिया, बाद में हमने देखा कि इस बुनियाद के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए से निकलता रहा। फिर सारा मरकज जो है पाकिस्तान की अफवाज को बना लिया गया टारगेट का, और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की गई। इस पूरे टाइमलाइन के मुताबिक, आजम खान साहब के बयान के मुताबिक 28 मार्च 2022 को भी एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर स्पेशल जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो और फॉरेन मिनिस्टर ने बनी गला में चेयरमैन पीटीआई को इस हवाले से ब्रीफ किया कि क्या इस साइफर के अंदर है और क्या इसके नोट्स हैं। आजम खान साहब ने कहा कि उन्होंने वार्न किया चेयरमैन पीटीआई को कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको हम ऑफिशियली कोट नहीं कर सकते, इसमें जो लिखा है इसको ऑफिशियली बता नहीं सकते या अनऑफिशियली नहीं बता सकते, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि इस बात को, इस वार्निंग को नहीं देखा गया और सियासत की गई। उसके बाद 30 मार्च को एक मीटिंग हुई जिसका जिक्र है कि स्पेशल कैबिनेट मीटिंग थी, और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई जो कि 31 मार्च 2022 को थी, और इस मीटिंग के अंदर भी इस साइफर के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। और आजम खान साहब के जो अल्फाज हैं उन्होंने कहा कि ऑल साइफर्स रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आर रिटर्न टू JSFSA। ये JSFSA वो कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का इन द PM ऑफिस। However, till he was PM, he was the principal secretary. The cipher lost by the PM was not returned, as the chairman PTI had lost it, and despite repeated requests did not return it. यानी साइफर गुम कर दिया गया, ये कहा गया कि वो गुम हो गया है और ना वो वापस किया गया ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसकी मास्टर कॉपी। और आखिर वक्त तक आजम खान साहब कहते हैं कि जब तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ये साइफर गायब ही रहा, और इस बुनियाद पर पाकिस्तान में सियासी खेल रचाया गया अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए। मुल्क की सालमियत, मुल्क की खारजा, मुल्क की माशी सालमियत को खतरे में डाला गया। इस पर राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने जो सज़ा पर बात की है कि कौन से कवानीन लागू हो सकते हैं, उन्होंने आर्टिकल 6 पे उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला आपको सुनाते हैं क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने। लेट्स से दिस। देखिए, इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, मेरी
ज़ाती राय में वो ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन बहरहाल ये एक यानी काबिल सज़ा जुर्म है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में ले जाना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये काबिल सज़ा है, इसकी सज़ा होनी चाहिए और सबसे पहले तो ये है कि इससे ये वो बरामद होना चाहिए। आज़म खान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है। तो जहां आज़म खान साहब ने हवाला दिया कि ये साइफ़र गुम हुआ और इस साइफ़र को ताहाल जब तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नहीं पता चल सका, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये साइफ़र अभी भी चेयरमैन पीटीआई के पास मौजूद है और क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट कोडेड डॉक्यूमेंट है तो इसको इस हवाले से हमें इसकी रसाई हासिल करनी चाहिए, ये पर्सनल पोजीशन में किसी के नहीं रह सकता। इस पूरे 164 के बयान में शाह महमूद कुरैशी साहब का भी तस्करा इस तरह से हुआ कि फॉरेन सेक्रेटरी ने खान साहब को इन्फॉर्म किया 8 मार्च 2022 को कि द एफएम कुरैशी यानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द साइफर विद चेयरमैन पीटीआई और उसके बारे में यानी शाह महमूद कुरैशी साहब 8 मार्च 2022 को इल्म रखते थे, बल्कि ना सिर्फ खुद इल्म रखते थे बल्कि उन्होंने ही चेयरमैन पीटीआई को इस बारे में आगाह किया था। जहां आजम खान साहब ने उनको हैंड ओवर किया ये साइफर, शाह महमूद कुरैशी साहब पहले ही बता चुके थे और इस पूरे साजिशी बयानिए का वो हिस्सा थे, क्योंकि आगे उन्होंने लिखा कि अपॉन सीइंग द साइफर the chairman PTI was euphoric and termed the language as a US blunder, while saying that cipher now can be manipulated for creating a narrative against establishment and opposition। तो यानी हम इस साइफर की बुनियाद पर एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ एक नैरेटिव, एक बयानिया मुरतब कर सकेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में क्या कहा, जरा आपको सुनाते हैं। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो है वो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से ये उनके बयान से भी जो है ये साबित है और वो पूरी तरह से इसमें जो है वो मुलव्वस हैं। और उसके बाद नाज़रीन सब में अहम तरीन सवाल, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और तोशा खाना केस अलग है, फॉरेन फंडिंग केस अलग है, निकाह का मामला अलग चल रहा है, 9 मई के मुकदमात जो अहम तरीन है जिसमें यह बहस भी है कि ये सिविल या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल इनका होना चाहिए, और उसके बाद साइफर तहक़ीक़ात जिन पर हालिया दिनों में देखा कि FIA की तरफ से FIA को जो हुक्म इम्तना था वो हट चुका है, तो FIA भी इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। तो बड़ा अहम तरीन सवाल ये है कि आखिरकार ये जो मास्टरमाइंड है इस पूरी साजिश के, इस घिनौनी साजिश के मुल्क के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई, उनको गिरफ्तार आखिरकार कब किया जाएगा? क्या हुकूमत की तरफ से कोई हिचकिचाहट है, कोई सियासी कदगन है, कोई सोच है? वजह क्या है? इस पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। देखिए, जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी का मामला है, ये केसेस ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल साबित हैं, तो इसलिए वो जो बात बनी हुई है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उन्होंने बिल आखिर अपने इन जराइम का हिसाब तो देना ही है। लेकिन इस बारे में मैं कोई पेशीन गोई या प्रीएम्प्ट करने की पोजीशन में मैं खुद ही जाना नहीं चाहता। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं वो बेहतर बता सकती हैं कि वो किस मरहले पे जो है वो प्रोसिक्यूट करेंगी या अदालत में अपना कि मुकदमा पेश करके इसको कन्विक्ट होएंगी, या उससे पहले उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो गिरफ्तारी की जो है वो ज़रूरत है। तो ये मामला जो है ये जहाँ तक FIA का तल्लुक़ है, तो FIA ऑलरेडी भी जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी वहाँ पे जो है वो मौजूद थी। तो अब ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर इस केस को आगे बढ़ाना जो है ये ज़रूरी भी होगा और आसान भी होगा। आजम खान के तहलका केस इंकशाफात ने पाकिस्तानी सियासत में खलबली सी मचा दी है और अब लोगों की नज़रें इस बात पर है कि ये मुकदमात जो कि जिसको राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कब तक खैर मनाएंगे चेयरमैन PTI, तो आखिरकार ये सवाल सबके जहनों में है कि कब तक खैर मनाएंगे, कब तक इन मुकदमात से बचेंगे, क्योंकि सारे मुकदमात में ठोस शवाहिद, सबूत और तहक़ीक़ात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे और कुछ अहम सवालात आजम खान साहब के सनसनीखेज बयान से मुतल्लिक और उठाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज कुछ अहम सवालात हम उठाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक जो साइफर है वो चेयरमैन पीटीआई के पास है, और अगर है और वो कहते हैं कि है और उनसे हमें ये उसकी रसाई हासिल करनी चाहिए, पर्सनल पोजीशन में नहीं रख सकता। ये बयान उन्होंने इस रोशनी में दिया है कि आजम खान साहब अपने बयान में ये कह रहे हैं कि ये साइफर 10 मार्च 2022 को उन्होंने हवाले कर दिया था चेयरमैन पीटीआई के, और उसके बाद ये बहाना बनाया गया कि ये साइफर गुम हो चुका है। अब इसकी कितनी अहमियत है? एक सीक्रेट कोडेड डॉक्यूमेंट अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होती है नहीं होती, बतौर सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब सफ़ीर रह चुके हैं, हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा क्या होना चाहिए नहीं हम उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन। ये फरमाए सर कि ये क्या आप समझते हैं कि ये अगर अभी तक है चेयरमैन पीटीआई के पास तो ये कानूनी जुर्म है, और इस पर क्या होना चाहिए एक्शन फौरी तौर पर? नहीं, कोई भी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट या सीक्रेट डॉक्यूमेंट कोई भी शख्स चाहे किसी ओहदे पर भी हो, प्राइम मिनिस्टर से लेके और नीचे तक, तो उसको अपने पास अपने पोजीशन में रखने का अख्तियार ही नहीं है, मां सिवाय उस वक्त जब उसके लिए उसकी नजर के लिए फाइल पेश की जाती है, उसको जो कलील वक्त है उसमें फाइल को देख के और उसको वापस करना होता है, या जो भी उस पर हिदायत देनी होती है। तो वो पोजीशन में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप कुछ फाइल ले गए थे तो केस रजिस्टर हो गया उनके ऊपर, और वो अभी तक उस मसले में है। तो वो बहुत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नफाज है। हमारे पास जो है वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है, उसमें बड़ी सख्त किस्म की कदगने हैं ऐसे मामले में, सजाएं हैं ऐसे मामले में, और सेक्शन 5 के मुताबिक तो किसी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन या नक्शे या स्केच किसी भी अनऑथराइज्ड इसको डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत में तो अगर देखा जाए तो ये नफाज हो जाता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, क्योंकि अगर 164 स्टेटमेंट जो सीआरपीसी के तहत दी गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का आजम खान की तरफ से, तो वो तो एक बड़ी ही मजबूत किस्म की एविडेंस होती है, उससे रिट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता है। जो शख्स ये स्टेटमेंट दे रहा है वो आगे जाके हाई कोर्ट में या अच्छा जमील साहब, आपकी आवाज़ हम तक, डॉक्टर जमील साहब से भी शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारा। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पार्टी पाकिस्तान के और सीनियर तज़-ए-निगार भी है। खुर्रम साहब, आप तक आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। जी खुर्रम हमीद साहब, जी खुर्रम साहब, जी सर फरमाएं आप। खुर्रम साहब, ये जो मामला आज सामने आया आजम खान साहब का, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बयान आएगा, और अब इस बयान के बाद क्या होने जा रहा है खुर्रम साहब, इसकी रोशनी में क्या होगा? हम एक्सपेक्ट नहीं, हम तो काफी अरसे से इस रिजल्ट तक पहुंच चुके थे कि जो बहुत बड़े बड़े भयानक किस्म के धोखे दे के मुल्क की आवाम को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करके पहुंचा दिया गया था इस मकाम तक कि वो इस शख्स के इन तमाम बयानियों को सच्चा समझ के अपने मुल्क के साथ भी उनकी जो मोहब्बत थी उसमें कमी आ गई थी। ये एक बहुत बड़ा खतरनाक अमल था जो हम मुल्क में देख रहे थे, और इसको लगातार बता रहे थे कि ये अपने बच्चों को, हमारी कौम को, हमारे जो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है उनको पाकिस्तान के उन इदारों के साथ टकराना चाहता है कि जिसके बाद जब पाकिस्तान को ये इराक, शाम, सीरिया उस डायरेक्शन पे लेके जा रहा है। हम तो ये बहुत अरसे से कह रहे थे। दूसरी चीज, इस चीज का हम दूसरा एंगल भी देख रहे थे, कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके इमोशंस के साथ खेलकर ये झूठे बयानियों के साथ वहां पर नामंजूर.com की सूरत में जो अरबों रुपया इकट्ठा कर चुका है, और उनको इस स्टेज पर ये ले आया बदबख्त इंसान के वो अपने पासपोर्ट कुछ बंदों ने जला दिए। हम तो उस वक्त ये चीजें कह रहे थे कि देखिए खुदारा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे तक तो ये चीज क्लियर हो गई थी, और मैं सुखरू आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत अरसा पहले इस बात को लेके भी आए। हाँ, हमने इसके इस तमाम बात को लाने के बाद हमने इसके ट्रोल्स को बर्दाश्त किया, इसके जो गालिम गलोच ब्रिगेड है उसको बर्दाश्त किया, प्रेशर लिया, ये अल्लाह ताला का एहसान था। हमने अपना फर्ज अदा किया और अल्लाह की तौफीक से अदा किया, और अल्लाह ने इसकी तौफीक भी अल्लाह ताला ने दी, तो हम तो कुछ नहीं थे। बात यह है कि जिस चीज को असल हमने सोचना चाहिए और जिस तरफ जाना चाहिए कि ये कितना भयानक मजाक था और झूठ था जिसके ऊपर पूरी कौम को डिवाइड कर दिया। देखिए कुछ बयानिए ऐसे हैं
कि आप उन बयानियों को जब पब्लिक के अंदर लेके जाते हैं तो पब्लिक सेंटीमेंट, जिनको मामलात का इल्म नहीं होता, वो सेंटीमेंट को कोई भी आदमी कैश करा के उन दिनों के अंदर उस अपनी आवाम से कोई भी गलत काम करा सकता है। इसने वो किया। आप इसकी स्ट्रेटजी देखिए कि इसकी ये कोशिश की कि किसी सूरत में मार्च तक इलेक्शन हो जाए। इसने एक असेंबली उड़ा दी, अपनी दूसरी असेंबली उड़ा दी, क्योंकि उसको पता था कि अगर एक टाइम बढ़ता गया और इदारे जो मुल्क के हैं उनको उनमें जो चेंज ये चाह रहा था, जब वो चेंज नहीं आएगी और पाकिस्तान मजबूत हाथों के अंदर चला गया या है, तो इसके ये डिसेप्शंस के जो प्लान है ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे और इसका एक एक झूठ वाजे होगा जिसके ऊपर इसने इस कौम को डिवाइड किया, नुकसान पहुंचाया, उकसाया, उनके इमोशन। लेकिन खुर्रम साहब ये बताएं कि अभी हम बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जो ठोस शवाहिद हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि इन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगनी चाहिए। अब मसला ये है कि अभी तक कोई इनको मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है 9 मई का, लेकिन गिरफ्तारी होनी अभी उन्होंने जो बयान दिया उसमें वो कहते हैं कि ये अगर उन्होंने सामने आजम खान ना बोले उनके आके वीडियो में या उनको नजर ना आए, जब तक वो मानते नहीं इस बयान को। उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि आजम खान तो गायब था, गुमशुदा था। तो ये जब तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी यानी मेरा मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी, कानून इनको गिरफ्त में नहीं लेगा, जब तक कैसे आगे मामलात बढ़ेंगे? रोकड़ी साहब देखें, एक तो जो इसके फॉलोअर्स हैं ना, जो इसकी कल्ट है, वो उस कल्ट को तो छोड़ देना। उस कल्ट को तो मैं कुछ बातें ऐसी अगर मैं करूं तो वो बिलो द बेल्ट चली जाती हैं, लेकिन अगर मैं किसी अपने हुजरे में वहां बैठा होता तो समझाने के लिए कर देता। देखें, कल्ट को तो ये डिक्लेयर कर देना कि आके मैं तुम्हारा इलाह हूं। एक कल्ट जो है वो, मैं जो कल किसी ने बताया, एक लड़की कह रही है कि मेरी माँ इससे शादी कर ले, नौजवान लड़की को, तो उसने कहा तुम्हारा बाप, उसने कहा अब्बू को छोड़ो। तो उस कल्ट को क्या समझाएंगे आप और मैं क्या समझाऊंगा? देखिए, आपके और हमारे लिए ये लाजिम है कि हम सच को सच और झूठ को झूठ वाजे करके पेश करें विदाउट हेजिटेशन, और हम मामलात को बिल्कुल सामने कर दें। कौम को पता होना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि इसने किया क्या है। कल्ट को छोड़िए, कल्ट एक ऐसी चीज होती है कि वो एक टाइम से वो समझ लें कि ज़हनी तौर पर मारूफ है। वो तो एक नौजवान लड़की कह रही है मेरी माँ इससे शादी कर ले, फिर बचता क्या है? तो और उसने कहा तुम्हारा बाप, उसने कहा मेरा वालिद भी मौजूद है। जलसे के अंदर चीजों को लीव द कल्ट, उस कल्ट, बीमार कल्ट को भूल जाइए। कल्ट खुद ब खुद हील होगी, एक टाइम आएगा। वो पोजेस्ड हैं, वो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, उसको छोड़िए, उनकी तादाद बहुत कम है। लेट्स कम ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक, और इसके ऊपर आइए कि इसको एक्सपोज होना जरूरी है, इसके जुराइम को एक्सपोज होना जरूरी है। और वो एक्सपोज कैसे होंगे? आजम खान इज द मेन विटनेस। आजम खान को आम आदमी नहीं है, आजम खान की बात को अहम चीज नहीं है। आजम खान कहां था, इसकी कल्ट को हम जवाब देंगे कि आजम खान कहां था। आजम खान नहीं, इनको कुछ भी जवाब दे दो, कल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़ॉम्बीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ॉम्बीज को ये कहे मैं तुम्हारा इलाह हूं, वो इसे सजदा कर देंगे। ये वहां पर पहुंच गया। लीव देम असाइड, आई एम वो, दे आर द चाइल्ड पोजेस्ड, दे आर द चाइल्ड टेकन, छोड़े उनको। लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक कि इसके केसेस चलने चाहिए, साइफर इससे बरामद करना चाहिए। लिफाफा निकाल के दिखाया था, सर सुनिए सर, देखे जो इसने कागज दिखाए थे, निकाल के लहराए थे, वो कागज इससे निकालने चाहिए और केसेस चलने चाहिए। और हमने उन केसेस को लेके जाकर इन तमाम चीजों को हमने एक्सपोज करना है। उन केसेस को हमने आगे लेके जाकर इसको कन्विक्ट करना है, क्योंकि इसके खिलाफ हर सबूत आ चुका है। इस जालिम ने हर वो काम किया जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, और इसने अपने हमारे जो ओवरसीज बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको मुल्क के दुश्मन करके रख दिया। इससे बड़ा खाइन कौन होगा? इससे बड़ा मुजरिम कौन पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर? इस चीज पर आइए और खुलकर आइए, खुलकर बोलिए। आजम खान के बयान को हम लाइट ले लेंगे, आजम खान की बात को हम ले लेंगे कि कोई आम बात है। आजम इज द सोल विटनेस। शाह महमूद कुरैशी को पकड़िए, लाइए उसको टीवी के ऊपर कि बता तू वजीर खारजा था, इसकी जेब में जो तूने कागज डाले थे कहां से लेके आया था तू? है कौन ये लोग? ये कहां से इस मुल्क तक खाकर, इस मुल्क में रहकर शाह महमूद कुरैशी को टीवी पर लेकर आइए, उससे पूछिए। हम तो बोल रहे हैं इन चीजों को, हम तो 1.5 साल से इनकी गालियां भी खा रहे हैं। उसको बिठाइए शाह साहब को, किधर आके बैठो तुम पीटीआई के नए फलाने, बताओ ये कागज किसने डाले थे इसकी जेब में? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कौम के साथ जो इसने किया? साइफर की बुनियाद के ऊपर, किस चीज के ऊपर, कहां छोड़ा, कहां इसने इस मुल्क को?
इन चीजों पर आइए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मुझे बताएं जमील अहमद खान साहब, आप बताइएगा सर कि ये एक साइफर, क्योंकि आप सफीर रहे हैं, इससे सिफारती नुकसान हमारा कितना हुआ? अभी आप अब जो ये मामला खुलकर आ रहा है सामने कि उसको दबा लिया गया, उसको रख लिया गया, एक फॉरेन सेक्रेटरी गया, उसने बोला प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि ऐसे ऐसे, तो उसने कहा पहले से उसके इल्म में पीएम के उस वक्त के और एफएम ने यानी फॉरेन मिनिस्टर ने आगाह कर दिया है। फिर मीटिंग बुलाई गई, पहले एक बनीगला मीटिंग हुई, फिर एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई, फिर एक एनएससी की मीटिंग हुई। आपका फॉरेन सेक्रेटरी, आपका सफीर, आपके जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, सिफारती जो आपके उमूर हैं, कितना नुकसान हुआ उनका जमील साहब? अरे नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा होने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात यह कि हमने दुनिया अक़वाम में अपना मजाक उड़ा लिया। मैंने कम अज कम अपनी सफारती जिंदगी में और अक़वाम मुत्तहिदा में मैं जो 9.5 साल और 10 साल वहां रहा हूँ और उसके बाद सफीर रहा हूँ, तो उसमें मैंने इस तमाम अरसे में कभी नहीं देखा किसी मुल्क का भी कि जो साइफर या जिसको केबल भी कहते हैं बाकी दुनिया में, वो इस तरह करके कोई किसी मुल्क में इस तरह लीक हो जाए वो, और इस अंदाज में, और वो भी टॉप जो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी तरफ से अंदाज में किया जाए। तो काबिल तलाफी नुकसान तो ये हुआ कि जो ताल्लुकात हमारे दो तरफा थे अमेरिका के साथ, वो ज़ाहिर है उस पर इफेक्ट हुए। लेकिन उसमें अमेरिका ने कम अज कम बाद में दानाई का काम किया कि उन्होंने जो बयानात इस पर दिए वो बड़े तहम्मुल के साथ बयानात दिए। डोनाल्ड लू के इस हवाले से जो साइफर लिखा गया था, और उस पर डैमेज तो जो होना था हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको रिपेयर करने में काफी हद तक कामयाबी हुई है, पूरी नहीं। जो हमारा हमें लोग सीरियस नहीं लेंगे, दुनिया अक़वाम के लोग हमें सीरियस इसलिए नहीं लेंगे, हमसे बात करते हुए, हमारे सफीरों से बात करते हुए हिचकिचाएंगे, कोई हमारे सफीरों से शेयर नहीं करेगा गुफ्तगू, और हमारे सफीरों को लोग इजी लेंगे और हमारे मुल्क को मतलब इजी लेंगे कि वो जब भी कोई गुफ्तगू होगी तो उनके जहन में आएगा यही साइफर के। इनके तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइफर को लीक कर देते हैं, तो लिहाजा इनसे कोई ऐसी गुफ्तगू न की जाए। मुल्कों के दरमियान बहुत सारी गुफ्तगू होती है जो साहिब हमने अपने दौराने सफारतकारी में कई ऐसे मामलात लिखे कि अगर उस मुल्क को उसको लहरा के दिखला दिया जाता या उस मुल्क को पता पड़ जाता तो उसी वक्त वो जेनेवा कन्वेंशन के तहत हमें पर्सनल नॉन ग्रेटा करके वापस करते और मुल्क के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे। तो ये इस लिहाज से ये हसास मामला है। आपके सवाल का एक जुमले में जवाब ये है कि ये हसासियत भी है इसकी, और इसका डैमेज भी काफी दूर रस होता है केबल के लिहाज से। और केबल का से मुराद ये है आपके नाजरीन के लिए कि ये क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की डेफिनेशन में आता है, तमाम केबल जितनी हैं उसकी क्लासिफिकेशन सीक्रेट और टॉप सीक्रेट डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या लिख रहे हैं। और टॉप सीक्रेट के बारे में पूरा दिया हुआ है तरीकाकार के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को किस तरह रखना है। ना आजम खान को ये अख्तियार था कि वो फाइल छोड़ के इस तरह आ जाए, और ऐसी फाइल दोबारा नहीं आई थी, उसका तरीकाकार मौजूद है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कि किस तरह हिफाजत की। दूसरा ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स काउंट होती हैं पेज वाइज, इसका रजिस्टर इसका मेंटेन होता है, इसमें साइन किया जाता है हर महीने। वो जो इसका कस्टोडियन है, जैसे आजम खान इसमें वो इस मामले में इसका कस्टोडियन था, और साइन करके वो सर्टिफिकेट देता है कि मेरे पोजीशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हर सफा मेरे पोजीशन में मौजूद है और ये कहीं इधर से गया नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर वो पूरे का पूरा वो डॉक्यूमेंट गायब हो जाए और इतने अरसे तक गायब रहे, तो शाह महमूद कुरैशी जो कि ज़ाहिर वजीर थे उस वक्त और वो शामिल थे इस मामले में। लेकिन जमील साहब, आपको नहीं लगता कि मजीद इंतजार के बजाय अब तो वजारत दाखिला कह भी रही है कि हमें बरामद करना है, तो ये कर क्यों नहीं रहे आप? हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको अब फौरी जाना चाहिए और इसको जाके जहां पर भी है, जमान पार्क में है, बनी गला में, जहां भी है, ढूंढ के निकालना चाहिए साइफर को। ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इस पर इंतजार नहीं करना चाहिए मजीद। देखें, जितना बाकी शहरियों की तरह मुझे भी इल्म है कि सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है और पीपीसी क्या है और केस किस तरह रजिस्टर होता है, जब तक कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस रजिस्टर नहीं होगा, अब तक तो ये तमाम मामलात अगर हो गया है तो शायद हो गया हो, किसी और जगह भी मंजर-ए-आम पर बात नहीं आई है, और जब होगा तो फौरन गिरफ्तारियां भी होंगी, रिकवरी भी होगी उस डॉक्यूमेंट की, और वो फिर एक तरीका कार है इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल का तरीका कार है। ठीक है। अच्छा, ये खुर्रम साहब, मैं आपसे लास्ट ही पूछ चाहूंगा, क्योंकि ये जो आप एक तो आपने कहा एक्सपोज, वो एक दूसरा एलिमेंट है कानूनी कार्रवाई
क्या मौजूदा हुकूमत ये कार्रवाई करेगी या निगरान हुकूमत से हम एक्सपेक्ट करेंगे वो करेगी ये हतमी कार्रवाई? लॉ वुड टेक इट्स ओन कोर्स। सर देखें जी खुर्रम साहब, जिस दौर में अब जी सर क्राइम हुआ आज हमारे पास एक विटनेस आ गया। क्राइम तो हुआ पहले, चलती रही, हम अपने शिकाल का इजहार कर रहे थे, आज आपके पास विटनेस आ गया जी। अब ये गवर्नमेंट जब चली जाएगी तो जो भी हुकूमत पाकिस्तान हो, ये हुकूमत है जो अगली होगी उसने कार्रवाई करनी है। देखना किस वक्त आया ये क्राइम। अगर आजम खान ये चीजें ना बताता या ये चीजें आपके पास इस सुपीरियर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना होती और ये चीजें हम तक ना पहुंचती तो धोखा तो चलता रहता। ये तो खुदा का अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आजम इज द मैन जिसके थ्रू ये चीज बाहर आ रही है। तो अब अभी चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन देयर इज नो अदर वे। आज हम ये नहीं कह सकते कि अब भी नरमी की जा सकती है या नरमी होगी या कुछ चीजें की जाएंगी जिससे किसी सूरत में भी बचाव हो, या कोई भी अभी आकर इस खाइन के मुतालिक आके बोले कि इसने काम ठीक किए थे जिसने कौम को तबाह बर्बाद किया। इन चीजों से हमने निकलना है और इसके ऊपर केस चलेगा। सबसे अहम चीज है कि इससे वो कागज लिए जाएं कि बता जो तुमने लहराया था दे साइफर, और इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अदलिया को अब सोच आना चाहिए, अदलिया सोचे तो सुपीरियर अदलिया जिस वक्त ये आ रहा था मर्सिडीज के अंदर बैठ के वहां पेश हो रहा है और बहुत सारी दुनिया नाराजगी का इजहार भी कर रही थी कि जी क्यों पकड़ा, क्यों इसको, किसको, यानी अब बताइए कि किसको पकड़ा जाए, कैसे छोड़ा जाए। और अब इसके साथ हमने आगे करना क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस चीज के ऊपर जाना है। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है जो मुल्क के साथ हो गया, और इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है। और सोचिए कि अगर इसका मिशन कामयाब हो जाता, इसका ये भयानक बयानिया कामयाब हो जाता, ये नामंजूर.com, ये हकीकी आजादी, अल्लाह इसको जब ये करता क्या रहा और कहां की मिसालें, रियासत मदीना कितना इसने एक डिवाइड किया एक डिसेप्शन प्लान में। अगर ये कामयाब हो जाता, आप सोचिए कि इस मुल्क के साथ होना क्या था। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि बच गए, लेकिन आगे का सोचिए कि हमने करना क्या है। ठीक है खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिर्फ समराइज करेंगे, द नेक्स्ट सेगमेंट हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में साइफर की असल हकीकत क्या थी, क्या ड्रामा था। एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, और इसके साथ ये भी कहना कि इम्पोर्टेड हुकूमत, और ये सारा साजिशी बयानिया जिस बयानिया और जिस कागज़ के टुकड़े पर बनाया गया वो कागज़ का टुकड़ा ही झूठ का पलंदा था। और इसकी हकीकत खुद आजम खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आज उन वाज़ेह हो चुकी है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। इस उम्मीद के साथ कि हतमी तौर पर नतीजा खेज कानूनी कार्रवाई होगी। हम इस दुआ के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। देखते रहिएगा अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।